गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में मैं आप लोगों को कृतिका पाठ्य पुस्तक का साना साना हाथ जोड़ी पाठ पढ़ा रही थी। आज हम उसी पाठ को आगे जारी रखते हैं। उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तिस्ता में मिल रहा था। लेखिका लायुंग में ठहरी हुई थी, जो शांत सा एक छोटा सा शहर था, शांत बस्ती थी। लेखिका उसी लायुंग में ठहरी हुई थी। तिस्ता नदी के किनारे पर बसे एक लकड़ी के एक छोटे से घर में वो ठहरी हुई थी। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे हुए पत्थरों पर बैठ गई। लेखिका सामने ऊपर से बहता हुआ झरना कल कल बहती हुई तिस्ता नदी में जाकर मिल रहा था। वो झरना धीमी धीमी हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। आसमान में बादल छाए हुए थे, जिससे चांद जो है ढका हुआ था, दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। बाहर जो पक्षी है और लोग हैं, सब वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे। वातावरण में एक अद्भुत सा शांति था। सारे वातावरण में एक शांति छाई हुई थी। मंदिर की घंटियों से घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी लग रही थी। वहाँ आंखें अनायास भर आई। लेखिका की आंखें भर आती है। ज्ञान का एक नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख, शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। लेखिका को वहाँ बहुत ही शांति और सुकून जो है, यानी बहुत ही आराम वहाँ पर मिलता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में थे, सब अपने अपने धुन में थे वहाँ पर। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। इतनी सुंदरता वहाँ थी। सभी पेड़ पौधे, पशु, आदमी सब अपनी अपनी लय ताल में व्यस्त थे। और लेखिका कहती है कि हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस सुंदर लय ताल और गति से खिलवाड़ करके, यानी इसको नुकसान पहुंचाया है, जो अक्षम्य अपराध है। अक्षम्य मतलब जो क्षमा करने योग्य अपराध है, क्षमा करने न करने योग्य अपराध किया है। हमेशा प्रकृति को संजो कर रखना चाहिए, उसकी सुंदरता को बनाकर रखनी चाहिए, लेकिन हमारी पीढ़ी जो है उसका नुकसान करने पर तुली हुई है। लेखिका का कहना था कि इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके अक्षम्य अपराध करते हैं मनुष्य। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, एक दर्शन बन गया था। लेखिका आगे कहती कि अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक वो पहुंचती है। लेखिका बहते पानी को अपनी अंजलि में भरा, अंजलि मतलब अपनी मुट्ठी में भरा, और उनकी स्मृति में एक स्मृति में कौंधा कि हाथ में वो सोचने लगती है, हाथ में जल लेकर वो सोचती है कि हमारे यहाँ भारत में अक्सर जो है जल हाथ में लेकर लेकर कुछ न कुछ संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं, ऐसा लेखिका सोचती है। हाथ में जल लेकर वो सोचती है कि मैं क्या संकल्प करूं। वो संकल्प करने की स्थिति में नहीं थी। वहाँ की सुंदरता में इतनी खो गई थी कि वो वहाँ की उस जल को हाथ में लेकर संकल्प करने की स्थिति में नहीं थी। उनके भीतर जो है, उनके मन से सिर्फ एक प्रार्थना ही निकल रही थी, एक कमज़ोर सी व्यक्ति की प्रार्थना कि भीतर का सारा हलाहल, हलाहल मतलब बीच उनके भीतर में जितने भी विष जहर भरा हुआ है, सारी तामसिकताएं, यानी उनके हृदय के अंदर जो भी अंधकार है, वो सब जो है बह जाए इस बहती हुई धारा में। यानी भीतर में जितने भी विष
जहर या अंधकार भरा हुआ है वह तिस्ता नदी की बहती हुई धारा के साथ जो है वो भी बह जाए। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी, गहरी हो रही थी रात। हिमालय ने मानो काला कंबल ओढ़ लिया हो, ऐसा उन्हें लग रहा था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। अब जितेन जो है लकड़ी के बने छोटे से उस खिलौने से छोटे से बने उस गेस्ट हाउस में जो है गाने की तेज धुन पर अपने साथियों के साथ नाचना शुरू किया। और सारे लोग, जितने भी लोग वहाँ पर थे, वो लोग भी मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ, यानी ऐसा संयोग बना कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। उस गाने की तेज धुन पर लेखिका कहती है कि जितने यात्री वहाँ थे सब गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लग गए एक दूसरे को देखकर। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। लेखिका की जो 50 वर्षीय सहेली थी मणि, उन्होंने जो युवतियों को भी मात देकर उन्होंने ऐसा जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि सभी उनको आश्चर्यचकित होकर देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर। लेखिका को लगता है कि कितनी खुश थी मणि, ऐसा लग रहा था उनके भीतर इतना आनंद भरा हुआ था। कहाँ से आता है इतना आनंद, लेखिका सोचती है। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य। लायुंग जो बहुत ही शांत स्थल था, वहाँ की सुबह भी बहुत शांत और सुरम्य थी। तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कलकल कर बहती हुई शांति वहाँ पर छाई हुई थी। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार है। लेखिका कहती है कि लायुंग में अधिकतर लोगों का जीवन उपार्जन का जो साधन है वो पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू यानी शराब का व्यापार था। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि मुझे यहाँ बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल की शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। लेखिका सुबह अकेले ही टहलने निकलती, उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें कहीं ना कहीं बर्फ़ मिलेगी, लेकिन अप्रैल के शुरुआती महीने में बर्फ़ का एक कण भी उन्हें नहीं मिला। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। लेखिका कहती है कि हम समुद्री तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। लेखिका बर्फ़ देखने के लिए इतनी व्याकुल थी। वैसे भी हम मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग जो हैं बर्फ़ से ढके पहाड़ ये सब देखते हैं तो हमें वो कोई स्वर्ग से कम नज़र नहीं आते। अक्सर हम लोग क्यों जाते हैं पहाड़ी इलाकों में, वहाँ की सुंदरता देखने, बर्फ़ देखने, है ना, इसीलिए हम सब जाते हैं पैसे खर्च करके। तो लेखिका भी वही कहते कि मैदान से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी स्वर्ग से कम नहीं लगते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी युवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। वहाँ जो लेखिका घूम रही थी तभी वहाँ पर एक सिक्किमी युवक जो वहाँ घूम रहा था, उसने लेखिका को बताया कि प्रदूषण, बहुत अत्यधिक प्रदूषण के कारण जो है बर्फबारी जो है, स्नोफॉल बहुत ही कम होता जा रहा है यहाँ पर लेखिका से वो कहता है कि यदि आप कटाओ चली जाओ तो वहाँ पर शर्तियाँ आपको बर्फ़ मिल जाएगी, वहाँ पक्का आपको बर्फ़ मिल जाएगा। कटाओ यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। कटाओ जो जगह है उसको भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। कटाओ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था। कटाओ को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, लेकिन वो अभी तक
टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण वो उतना प्रसिद्धि में नहीं आया है। अपने प्राकृतिक स्वरूप में ही था वो। कटाओ जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। लायुंग से कटाओ 500 फीट ऊंचाई पर था और लायुंग से कटाओ की जो दूरी थी वो 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी। वह लड़का जो है वह नवयुवक लेखिका से बात कर रहा था और उसकी जो घरवाली उसकी पत्नी लकड़ी के छोटे से घर में उन्हें बातें करते हुए उत्सुकता पूर्वक देख रही थी। तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया था। महुआ महुआ जिससे शराब बनाई जाती है और वहाँ के लोगों का व्यवसाय ही महुआ अरे महुआ से शराब बनाना है। तो लेखिका कहती है कि जब उस युवक के पत्नी जो है उनको बात करते हुए उत्सुकता पूर्वक देख रही थी, तभी गाय ने आकर बाहर थैली में रखा हुआ महुआ जो है वो खा लिया। तो मीठी झिड़की देकर वह उसकी पत्नी उस नवयुवक की पत्नी उस गाय को भगा देती है। उम्मीद आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर था। उम्मीद यानी बर्फ़ मिलने की उम्मीद थी, आवेश था, बहुत सी उत्साह था। ये सब के साथ सारे लोग जो है कटाव की ओर अपनी सफ़र को जारी रखते हैं। कटाव का रास्ता बहुत ही खतरनाक और धुंध और बारिश से भरा हुआ था। यानी खतरनाक रास्ता था और वहाँ धुंध छाया हुआ था, बारिश भी हो रही थी। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। बारिश हो रही थी, धुंध भी छाया हुआ था, कोहरा छाया हुआ था। तो जितेन जो है अंदाज से गाड़ी वहाँ चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ सब पर बादलों की परत चढ़ी हुई थी। सब कुछ बादलमय था वहाँ पर। बादल पे पहाड़, पेड़, आकाश, घाटी सभी में बादल छाए हुए थे। सब कुछ बादलमय था वहाँ। बादलों को चीरकर इनकी जीप आगे की ओर बढ़ रही थी। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। अब रास्ता का खतरनाक था तो उस जीप में जितने यात्री बैठे थे, लेखिका के साथी लोग जो बैठे थे, सब जो है रास्ता खतरनाक होने के कारण जो है सभी लोग डर के मारे एकदम मौन बैठे हुए थे, शांति से बैठे हुए थे। उस पर जो है बारिश भी हो रही थी। एक चूक और सब खलास। जरा सी चूक होने पर सब कुछ खत्म हो जाता। सभी लोग सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती हुई जीप को देख रहे थे। रास्ता बहुत ही खतरनाक था। सांस रोके हुए सभी लोग कोहरे और फिसलन से भरे हुए रास्ते पर संभल संभल कर आगे चलती हुई जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के अलावा आसपास जीवन का कोई भी पता नहीं था। इतना शांत वातावरण था कि सांस लेने की आवाज़ के सिवा वहाँ पर और कुछ भी आसपास के कोई जीवन का उन्हें पता ही नहीं था। फिर नज़र पड़ी, बड़े बड़े अक्षरों में लिखी एक चेतावनी उनको दिखाई देती है। इफ़ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड। वहाँ पर जगह जगह चेतावनी लिखी रहती है। एक जगह क्या चेतावनी लिखी हुई थी कि इफ़ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड, यानी अगर आप शादीशुदा है तो स्पीड को तलाक दे दीजिए, यानी स्पीड को छोड़ दीजिए। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली सावधानी से मौत टली। यानी दुर्घटना से देर भली होती है, अगर सावधानी रखते हैं तो मौत भी टल जाती है, ऐसा वहाँ लिखा हुआ था। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। लेखिका कहती है आधे रास्ते के बाद कोहरा छट जाता है और जो वहाँ पर सन्नाटा फैला हुआ था वो सब हट जाता है। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। कटाओ भारत का स्विट्ज़रलैंड है, ऐसा कौन कहता है? नार्गे कहता है। अब लेखिका की जो सहेली स्विट्ज़रलैंड घूमने आई थी उसने तुरंत प्रतिवाद किया। लेखिका की जो सहेली मणि है वो स्विट्ज़रलैंड घूमकर आ चुकी थी।
उसने तुरंत इसका प्रतिवाद करते हुए कहा, नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर है। वो क्या कहती है मणि कि स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर स्थित नहीं है और ना ही हमारे कटाव जितने सुंदर है। ऐसा मणि जो है सबको बताती है। क्यों बताती है? क्योंकि वो स्विट्ज़रलैंड घूमकर आ चुकी थी। अब इसके आगे का अनुच्छेद हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे।